नमस्कार, गुड इवनिंग। सागर जी एस वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, अति महत्वपूर्ण वन लाइनर प्राचीन भारत के सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। तो उनकी एक श्रृंखला हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उस श्रृंखला में अब तक 404 पार्ट हो गए हैं। 4 पार्ट का मतलब लगभग 400 के आसपास क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। पूरी श्रृंखला की बात की जाए तो हो सकता है हम पश्चिम या प्राचीन भारत में 500 क्वेश्चन कवर करेंगे। इसके बाद हमारा आ जाएगा मध्यकालीन भारत और फिर आ जाएगा वर्तमान भारत। वर्तमान भारत के 2 पार्ट होंगे, आज़ादी का संघर्ष और आज़ादी के बाद का भारत। तो इस तरीके से हम इस पूरे इतिहास को कवर करेंगे, जो कि बहुत बड़ा ब्रॉड सिलेबस है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपकी समझ में सारी बातें आएँ और अपने दोस्तों के ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन कवर किए थे 407 तक, आज हमारा जो टॉपिक होगा 408 से शुरू करेंगे। विवाह के नियम प्राचीन भारत में कैसे थे? प्राचीन भारत की अगर बात करें तो चाहे गुप्त काल हो या मौर्य मौर्य काल हो। अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो विवाह का नियम जो था, बाल विवाह भी था और सती प्रथा भी थी। शिक्षा प्रणाली कैसी थी? गुरुकुल प्रणाली थी। गुरुकुल का मतलब होता था कि गुरुओं का घर होता था, आश्रम बनाते थे गुरु आश्रम, वहीं पे सारे विद्यार्थी पढ़ने जाते थे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये थी कि वर्णाश्रम व्यवस्था थी। वर्णाश्रम मतलब ऐसा नहीं है कि हर आदमी पढ़ने जाएगा। जो लोग उच्च वर्ण के थे, जिनका वर्ण मतलब कहते हैं कि सवर्ण थे, सवर्ण कहते थे उनको, सिर्फ वही पढ़ने जाएंगे यहाँ पे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पहले ब्राह्मणों ने पढ़ा, फिर क्षत्रियों तक उसको फ्लेक्सिबल किया, फिर वैश्यों को भी फ्लेक्सिबल किया। तो 3 वर्ण मुख्यतः पढ़ते रहे लंबे समय तक। लेकिन चौथा वर्ण जो था उसको पढ़ने का अधिकार नहीं मिला। उसको पढ़ने का अधिकार 1947 संविधान के संविधान लागू होने के 1950 में संविधान लागू होने के बाद ही जो है पूर्ण रूप से मिला। उससे पहले लोग पढ़ते रहे, जैसा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ते रहे। लेकिन वही है कि इनके साथ जानवरों से बदतर व्यवहार करता रहा ये समाज। तो ये सारी बातें थी। शिक्षा प्रणाली गुरुकुल प्रणाली अगर देखा जाए तो ये सबके लिए अच्छी बात नहीं थी। ऐसा नहीं कि सब बहुत खुश थे इसमें। कुछ विशेष वर्ग के लोग थे जो बहुत खुश थे, क्योंकि उनको ही एक विशेष वर्ग के बच्चों के साथ ही बैठने का मौका मिला, वही पढ़ते रहे। 3 वर्ग सिर्फ। व्यापार और वाणिज्य का महत्व, आंतरिक और बाहरी व्यापार। गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण क्या था? कमजोर शासक और हूण आक्रमण। अंतिम शासक कौन था? गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य की बात है अभी, ये विष्णुगुप्त था। हूणों का आक्रमण कब हुआ? स्कंद गुप्त काल में। पतन के बाद नए राज्य वर्धन, मौखरी, चालुक्य, ये सारे राजवंश आए। गुप्त साम्राज्य के, एक सेकंड, हाँ, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद ये सब राजवंश इसमें आए, जिसमें वर्धन वंश था, जिसका शासक हर्षवर्धन, प्रख्यात विख्यात शासक मौखरी, और चालुक्य वंश। पतन के बाद स्थिति कैसी थी? राजनीतिक अस्थिरता। इसके बाद जो राजा लोग थे, वो एक वंश का शासक बहुत लंबे समय तक नहीं चला, बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहे। स्कंदगुप्त ने किसे हराया? हूणों को। प्रशासन का स्वरूप, राजा सर्वोच्च, तंत्र व्यवस्थित। प्रशासन का स्वरूप कैसा था? राजा सर्वोच्च होगा, तंत्र व्यवस्थित होगा। भूमि कर प्रणाली किस तरीके का है? तो उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में जाएगा। गुप्त काल के बाद वर्धन वंश आया। सांस्कृतिक योगदान कैसा रहा? तो विज्ञान, कला और साहित्य का विकास, ये गुप्त काल की विशेष उपलब्धियां हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 422 की। हर्षवर्धन किस वंश के संस्थापक थे? तो पुष्य भूति वंश या वर्धन वंश। दोनों नाम एक ही चीज के हैं, पुष्य भूति या वर्धन वंश। हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक रहा?
606 ईसा पूर्व से 647 ईस्वी तक, मतलब लगभग 41 साल शासक रहा ये हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। कन्नौज का, जहाँ का इत्र मशहूर है, इत्र नगरी कन्नौज। हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। भाई का नाम राज्यवर्धन। हर्षवर्धन ने किस राजा को हराकर थानेश्वर पर अधिकार प्राप्त किया? तो मालवा के शासक देवगुप्त को हराकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अलग से लिख लें। हर्षवर्धन को शिलादित्य शिलादित्य की उपाधि किसने दी थी? याद रखना है, ये शिलादित्य की उपाधि किसने दी थी? इसका नाम बहुत लोगों को, इस उपाधि के बारे में बहुत सारी किताबों में है भी नहीं, तो इसका ध्यान रखना है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने। हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध चीनी यात्री आया था? तो वो आया था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन काल शासन कितने वर्ष समय बिताए? तो लगभग 15 साल ह्वेनसांग रहा इनके दरबार में। हर्षवर्धन ने किस क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था? थानेश्वर, कन्नौज और लगभग पूरी उत्तरी भारत को। हर्षवर्धन की सबसे महत्वपूर्ण विजय कौन सी मानी जाती है? कन्नौज पर विजय। हर्षवर्धन का प्रमुख दरबारी कवि कौन सा? बाणभट्ट। इसकी रचना कौन सी है? एक आगे आ भी गए, बाणभट्ट हर्षचरित नाम की एक रचना है इसकी। हर्षवर्धन ने कौन सी प्रसिद्ध नाटकें लिखी? रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन की धार्मिक नीति क्या थी? सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, मतलब अच्छा इंसान था ये एक हिसाब से। हर्षवर्धन ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए क्या कार्य किया? सड़कें बनवाई, धर्मशालाएं खुलवाई, अस्पताल बनवाए और दान की दिया। हर्षवर्धन के साम्राज्य में कौन सा प्रमुख कर लगाया गया था? भू राजस्व। हर्षवर्धन ने प्रयाग में कितने वर्षों में एक बार दान उत्सव आयोजित किया? प्रत्येक 5 वर्ष में। हर्षवर्धन के शासनकाल में ग्रामीण प्रशासन कैसा था? ग्राम पंचायतें प्रभावी थी। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का क्या हुआ? साम्राज्य टूट गया, विघटित हो गया। हर्षवर्धन का प्रशासन किस प्रकार का था? केंद्रीकृत, सेंट्रलाइज सिस्टम था बेसिकली। हर्षवर्धन की सेना में मुख्य रूप से कौन कौन से सैनिक होते थे? पैदल सैनिक, घुड़सवार और हाथी। इसको चतुरंगिनी सेना भी कहा जाता है। हर्षवर्धन के समय में व्यापार और वाणिज्य की स्थिति कैसी थी? उन्नत, मतलब बहुत अच्छा व्यापार और वाणिज्य था। हर्षवर्धन ने अपनी प्रजा के लिए कौन सी योजनाएं चलाई? गरीबों के लिए दान और भोजन का प्रबंध। ये हो गए हर्षवर्धन की उपलब्धियों के बारे में, शासन व्यवस्था के बारे में। क्वेश्चन नंबर 455 क्या कह रहा है? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी में क्या बनवाया? सुंदर इमारतें और मंदिर। हर्षवर्धन के शासनकाल को किस युग का हिस्सा माना जाता है? प्राचीन भारतीय इतिहास। हर्षवर्धन को एक महान शासक क्यों माना जाता है? कुशल प्रशासन, न्यायप्रियता, प्रजा के कल्याण के लिए कार्य। ये चार पांच बातें हैं। और एक इसमें जो सबसे बड़ी बात इसने अभी इससे पहले पढ़ चुके हैं, वो है सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता। ये प्रमुख तथ्य है एक के प्रति सहिष्णुता। हर्षवर्धन की उदार नीति किस धर्म के प्रति थी? बौद्ध धर्म के प्रति। हर्षवर्धन ने किन राजाओं से मित्रता की? दक्षिण भारत के कई राजाओं से। हर्षवर्धन के समय शिक्षा का स्तर कैसा था? उच्च। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सी कला विकसित हुई? चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला। हर्षवर्धन ने कौन सी प्रसिद्ध साहित्यिक कार्य किए? रत्नावली लिखा, नागानंद लिखा, प्रियदर्शिका लिखी। हर्षवर्धन के समय में प्रमुख व्यापारिक मार्ग कौन से थे? रेशम मार्ग। हर्षवर्धन के साम्राज्य में कौन सी प्रमुख फसलें उगाई जाती थी? चावल, गेहूं और गन्ना। हर्षवर्धन के समय में सिक्के, कौन से सिक्के प्रचलित थे? सोने और चांदी के सिक्के। हर्षवर्धन के समय में प्रमुख विद्वान कौन थे? बाणभट्ट, वैनसांग। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित। हर्षवर्धन ने अपनी सेना का गठन किस प्रकार किया था? स्थायी और सुसंगठित। हर्षवर्धन के समय में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? वर्ण व्यवस्था आधारित। हर्षवर्धन की धार्मिक सहिष्णुता का क्या परिणाम हुआ? शांति और समृद्धि। जो देश सहिष्णु होगा, जो देश सभी धर्मों को लेकर सहिष्णु होगा, वहाँ शांति बनी रहेगी, और जो जितना असहिष्णु होगा वहाँ पे उतनी अशांति रहेगी। नालंदा, अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर 460। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी।
जो कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो बिहार के राज्य में स्थित है। और बेसिकली नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये बौद्ध धर्म के शिक्षा का केंद्र था, एक प्रमुख केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय कितने छात्र पढ़ते थे? लगभग 10,000 छात्र पढ़ते थे। नालंदा विश्वविद्यालय कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते थे? दर्शन, व्याकरण, चिकित्सा, खगोल विज्ञान और ज्योतिषी। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय किस नाम से विख्यात था? तो धर्मगंज नाम से वहाँ का लाइब्रेरी या पुस्तकालय विख्यात थी। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? बख्तियार खिलजी। लेकिन ये क्वेश्चन डिबेटेबल है, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध रहते थे, बौद्ध भिक्षु, और जब पुष्यमित्र शुंग सम्राट वृद्धृत को मारकर उसने दोबारा से सनातन, एक तरीके से जो पुरानी व्यवस्था थी सनातनी व्यवस्था जिसमें मनुवादी कट्टरता थी, उसको लागू करने की कोशिश करी, तो उसने बौद्धों को बहुत मारा। जहाँ बौद्ध मिले उनको काट दिया। उसकी लड़ाई सीधे बौद्धों से ही थी, क्योंकि बौद्धों ने इस तरीके के जो बौद्ध का दर्शन है पाखंड के बिल्कुल खिलाफ है, और ये धर्म पूरा पाखंड पे ही आधारित है। तो इसलिए जो है इस पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को नष्ट कर दिया। तो उनको नष्ट करने के चक्कर में ये बौद्धों का बहुत बड़ा एक शिक्षा का केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय उस समय में। तो संभवतः उसने ही इसको जलाया होगा। उसके बाद में हो सकता है बख्तियार खिलजी ने भी जलाया। हालांकि दोनों के साक्ष्य पर्याप्त उपलब्ध हैं हर जगह। अगर किसी को चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में टाइप करेगा तो भेज दिया जाएगा। बट हाँ, एक अच्छा खासा नुकसान पहुंचाने वाला पुष्यमित्र शुंग भी था नालंदा विश्वविद्यालय का। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस क्षेत्र में स्थित है? गांधार में, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, अफगानिस्तान के आसपास। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस विषय की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा, कानून और सैन्य विज्ञान। यहाँ पर चिकित्सा थी, कानून सिखाया जाता और सैन्य विज्ञान सिखाया जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 469। तक्षशिला विश्वविद्यालय में कौन कौन से प्रसिद्ध विद्वान पढ़े थे? चाणक्य और जीवक वहीं के स्टूडेंट रह चुके हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय का पतन कब हुआ? 5वीं शताब्दी में। प्राचीन भारत में विज्ञान का विकास किस क्षेत्र में हुआ? खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो आर्यभट्टियम। चरक किसके प्रसिद्ध चिकित्सक थे? कनिष्क दरबार में। कनिष्क कुंडलग्राम कश्मीर का एक शासक थे। कुंडलग्राम कश्मीर में इसी के टाइम चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, जो कि वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और यहीं से जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। तो ये बातें भी याद रखनी है अगर कनिष्क नाम आता है तो। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था ये चरक। सुश्रुत ने किस क्षेत्र में योगदान दिया? शल्य चिकित्सा, मतलब सर्जरी करने, ऑपरेशन वाला जो विभाग था वो, उसमें इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्राचीन भारत की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण क्या है? अजंता और एलोरा की गुफा चित्र। प्राचीन भारतीय मूर्तिकला में किन शैलियों का विकास हुआ? गांधार, मथुरा और अमरावती शैली। प्राचीन भारत में वास्तुकला के प्रमुख उदाहरण क्या है? मंदिर, स्तूप और विहार। स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। मंदिरों में किस भगवान की पूजा होती थी? विभिन्न देवी देवताओं की। कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। प्राचीन भारत में शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत। प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रणाली कैसी थी? गुरुकुल प्रणाली थी। प्राचीन भारत में गुरु का महत्व क्या था? सम्मानित और मार्गदर्शक। प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? ज्ञान, चरित्र निर्माण और मोक्ष। ज्ञान का संबंध यहाँ था इनलाइटमेंट से। इनलाइटमेंट। चरित्र निर्माण मतलब चरित्र का हर तरीके से, जैसे झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, ईर्ष्या मत रखना। ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ फिजिकल रिलेशन को लेकर चरित्र नहीं, चरित्र निर्धारण सिर्फ सेक्स से नहीं होता था, अब आज भी नहीं। चरित्र की परिभाषा बहुत उससे ऊपर है। मोक्ष मतलब यहाँ से इंसान को जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने का रास्ता बताया जाता था। ये शिक्षा का महत्व था भारत में। आज शिक्षा का महत्व है नौकरी पाना, मोह माया में फंस जाना। प्राचीन भारत में कौन सी साहित्यिक रचनाएं प्रसिद्ध थी? वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, जो कि ये सारी शुंग काल में लिखी गई चीजें हैं। शुंग काल में।
प्राचीन भारत में भाषा का विकास किस प्रकार हुआ? संस्कृत पहले, फिर पाली, फिर प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ। प्राचीन भारत में नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? तो भरत मुनि ने। प्राचीन भारत में संगीत का विकास किस प्रकार हुआ? शास्त्रीय संगीत का विकास हुआ। प्राचीन भारत में नृत्य के प्रमुख रूप कौन से थे? तो भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी। प्राचीन भारत में कला का उद्देश्य क्या था? मनोरंजन, धार्मिक अभिव्यक्ति और सामाजिक संदेश। प्राचीन भारत में मूर्तिकला के प्रमुख उदाहरण क्या हैं? सांची स्तूप, सारनाथ का सिंह स्तंभ। प्राचीन भारत में वैज्ञानिक प्रगति का क्या प्रभाव पड़ा? जीवन स्तर में सुधार और ज्ञान का विकास। प्राचीन भारत में खगोलविदों ने क्या खोजें की? क्या क्या मतलब खोजा गया? ग्रह गति, नक्षत्रों के बारे में ज्ञान। प्राचीन भारत में चिकित्सा प्रणाली किस पर आधारित थी? तो आयुर्वेद पर। हमें उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। ये सारे सवालों के जवाब आप याद कर पाएंगे। संभवतः ऐसे ही सवाल आते हैं परीक्षाओं में। तो अगर आपका कोई भी कमेंट या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें और उस चीज़ का उस विशेष टॉपिक का या उस विशेष कमेंट का ध्यान दिया जाएगा। तो आज के लिए इस पार्ट में इतना ही। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और सारे इसके जो पार्ट्स सबको देखें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। इसी के साथ जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार।